तो प्रैक्टिस, मॉक की प्रैक्टिस के साथ हमारी जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने लास्ट IMS में भी पढ़ाया था। तो IMS में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा है, थोड़ा डाउन भी रहा, बिकॉज कैट का सीन क्या होता है ना कि हर सब्जेक्ट में आपका परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए, DILR भी अच्छा होना चाहिए, क्वांट भी अच्छा होना चाहिए और VRC भी अच्छा होना चाहिए। तो कहने का इंटेंशन ये है कि आपको मॉक की प्रैक्टिस तो करनी है, प्लस अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज को इन्हेंस करना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक। ओमेट में अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की भी बात करता हूँ, जैसे लोग जेड भी देते हैं, एनमेट भी देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स इसके साथ देते हैं टॉप बिजनेस स्कूल में जाने के लिए IIM के अलावा, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका भी सिलेबस को कवर अप साथ ही साथ करते हुए चले, बिकॉज कैट में तो यू नो डेट कि ऑल आर कम्स इन द फॉर्म ऑफ पजल्स, सारा डेटा कैलकुलेटिव है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी आ रही है, वो भी पजल फॉर्म है, नॉर्मल क्वेश्चन आना ही नहीं है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आना नहीं है, पता चला टीचर आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा है, आपका सर ये तो कैट में आता ही नहीं है। तो कैट का कोई सिलेबस ही नहीं है, देयर इज नो सिलेबस इन कैट एग्जामिनेशन। मैं कैट की पहले बात करता हूँ। आफ्टर दैट जैसे सपोज मैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट सीरीज पढ़ रहा हूँ, नंबर सीरीज पढ़ रहा हूँ, डायरेक्शंस पढ़ रहा हूँ, तो वो तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कैट में तो वो पजल फॉर्म में कैसे भी आ सकता है। मुझे अगर टॉपिक की नॉलेज ही नहीं होगी मैं करूँगा कैसे। सपोज मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, एक बार मेरे से बच्चे ने पूछा सर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सर कैट में आता है, तो मैंने क्लियर सा आंसर है, देयर इज नो एंटायर सिलेबस, कोई सिलेबस नहीं है, और ब्लड रिलेशन ऐसे आएगा ही नहीं, वो पजल फॉर्म में आएगा, और पजल भी मैथमेटिकल फॉर्म में आएगी। जिसने प्रैक्टिस करी है उसी पता होगा, और उसका भी क्वेश्चन जायज़ था, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे नहीं पता सिलेबस क्या है, कैसा एग्जाम में आएगा, कैसा क्वेश्चन होगा। तो हमें सबसे पहले पूरी अप्रोच पता होना चाहिए, हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में क्या क्या ओरिएंटेशन आएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, एक्सपर्टाइज फैकल्टीज़ आपको मिलना जरूरी है, बिकॉज जो से नॉलेज होगी वही आपको पढ़ा पाएगा उस वे में, और वही कंटेंट डिलीवर कर पाएगा। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है इन कैट और भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स की बात करें, CUET, बैंक, SSC सब में, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को फोकस करते हुए हम अपनी स्टडी रखनी है, और बिल्कुल अपनी टारगेट स्टडी रखनी है। जैसे सपोज हमने कैट 26 या फिर कोई भी जेड का एग्जाम या एनमेट का कोई भी जो टारगेट बनाया, बस हम उस पर फोकस रहें कि यार ये करना है, यही है टाइम कि हम इसे क्लिक करें, क्रैक करने के लिए मॉक की प्रिपरेशन करें, मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। कहीं भी डाउट आए टीचर से एकदम पूछिए, कैट के टीचर्स कैट्स के लिए अवेलेबल हैं, मैं बैंक, SSC किसी भी एग्जाम में जैसे जो टीचर्स आपको अवेल हो, जो डाउट हो वो आप उससे पूछिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज टॉपिक आपको मैम ने बताया होगा, टॉपिक का आपने देखा क्या टॉपिक आज मुझे लेना है, लेटर एंड नंबर सीरीज भी बता रहे थे और डायरेक्शन। तो मैं एक ऐसा टॉपिक लूँगा बिकॉज बैंक वाले भी हैं और जो सबके लिए इंडिविजुअल फॉर्म हो और थोड़ा सा बेसिक फॉर्म को भी क्लियर करता हुआ चले, ठीक है। तो आज मैं लेता हूँ पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं। मैं कैट की बात फिर से बोल रहा हूँ, अगर बच्चे कहते हैं कि कैट में तो बेटा मिक्स आएगा, उसकी तो टेंशन नहीं लेनी। अभी हमें टॉपिक वाइज लेना होगा LR का कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर का नाम आज मैं पहले जो शुरू कर रहा हूँ डेट इज इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल। अच्छा, LR में जैसे लॉजिकल रीजनिंग की भी हम बात करते हैं, स्पेशली एनमेट और जेट होता है, जिपमेट होता है, और भी एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें वही लेवल फॉलो कर रहा है जो नॉर्मली बैंक फॉलो करता है, ठीक है। बैंक के एग्जाम आप लोग जानते हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपके डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशंस के साथ साथ नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल नहीं आता है। अच्छा, नॉन वर्बल आपके एग्जाम में भी नहीं आता, मतलब नॉर्मली SSC के एग्जाम या गवर्नमेंट से एग्जाम होते हैं जिसमें नॉन वर्बल आता है। नॉन वर्बल के बारे में आप बेटा जानते हैं व्हाट इज नॉन वर्बल रीजनिंग? नाम सुना है? रीजनिंग में कितने पार्ट होते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल और वन मोर इज एनालिटिकल, ठीक है। पता होना चाहिए बिकॉज जब हम LR पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हैं, बट रीजनिंग का ही ये पार्ट है। रीजनिंग होती क्या है, कितने पार्ट की होती है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। दैट इज द 3 टाइप्स नॉर्मली, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग प्लस वर्बल रीजनिंग प्लस नॉन वर्बल। नॉन वर्बल इज द रीजनिंग इन विच you solve all the problem by diagrams, statement diagrams, images form, mirror image, water image, ठीक है। this is called non verbal reasoning, okay।
वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन हो गए, लॉगिथम्स हो गया, ये सब हमारा इसके अंदर कोरोलेट करें। एनी डाउट? ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आज शुरू जो करेंगे दैट इज इंग्लिश। सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हम सबसे पहले शुरू करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सभी को क्लियर है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं। अगर हम बैंक की भी बात करते हैं तो सीरीज से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने पर सेकंड हाफ का थर्ड से 5 अल्फ़ाबेट कौन सा होगा फॉर एग्जांपल। और अदर मैनेजमेंट एग्जाम में बात करते हैं तो कोई वर्ड दे देते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कराते हैं आपसे, ठीक है। वर्ड पेयरिंग पे क्वेश्चन आता है, डिक्शनरी ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना है और बहुत बेसिक तरीके से पहले हम समझेंगे। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ठीक है। और रिमेनिंग 21 कितने क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब हम सीरीज की बात करते हैं कि सीरीज का स्टार्टअप कहां से लेते हैं। सबसे पहले A, B, C, D, मैं पूरी सीरीज लिख रहा हूं। बच्चों बातें नहीं पीछे, देखो ध्यान से। ये मैंने पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज लिखी है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, कोई रीजन बताएगा मुझे? मैं इसे एक लाइन में क्यों नहीं लिखा? मैंने एम के बाद एन नीचे क्यों लिखा? बिकॉज, बिल्कुल ठीक, यस। इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों कि ए से लेकर जेड तक मैंने एक लाइन में नहीं लिखा है। वी हैव टू राइट इन अ 2 वेज बिकॉज ये 2 हाफ है। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक होगा? 1 to 13, ठीक है। 1 to 13, और 1 to 13 में अगर मैं देखूं तो कहां से कहां तक आएंगे? A to M। एनी डाउट? ठीक है। अगर हम सेकंड हाफ की बात करें, सेकेंड हाफ कहां से कहां तक जाएगा? N to Z, यानी कितना होगा? 14 to 26, ठीक है। सब बना लेना, मैं टाइम दूंगा आराम से, पहले समझ लो, क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी आपको आराम से समझ में आएंगे, ठीक है। अब मैंने ये 2 हाफ बना दिए जिसमें 13 के A से M होगा और सेकेंड हाफ होगा 14 to 26, ठीक है। अब मैं इनकी प्लेस वैल्यूज की भी बात करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी व्हेन यू आर डूइंग इन कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करते हो तो उसमें क्या होता है? प्लेस वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कोई वर्ड दे रखा होगा, ABCD रिटन एज MNOP या कुछ भी फॉर्म में, तो आपको प्लेस वैल्यूज का पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं देखता हूँ A की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1। अगर मैं असाइन कर रहा हूँ प्लेस वैल्यूज डेट कि हम उस अल्फाबेट को कोई नंबर असाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यूज। तो A की प्लेस वैल्यू अगर 1 है, B की 2, ऐसी मैं सबकी प्लेस वैल्यूज असाइन करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सब अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज असाइन कर दी है। A की 1, B की 2, C की 3, D की 4, ठीक है। ये पूरी 13 से लेकर 26 तक है। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? हाउ वी लर्न दैट, कैसे करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए 2 तरीके हैं इसको याद करने के। कोई बताएगा क्या मेथड होता है इसको लर्न करने का? फर्स्ट इज इजोटी, इजोटी की बात करते हैं तो E की प्लेस वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, सही है।
देखो ई की 5 होती है तो एफ की क्या होगी 6, ठीक है, जी की 7, आप ई से भी निकाल सकते हो जॉटी, अगर आपने याद कर लिया 5 के गैप पे। तो टी की अगर 20 है तो टी के बाद एस टी यू, यू की क्या होगी 21। अगर आप और भी इसी तरीके से याद करना चाहते हो कि भाई इजोटी में गैप ज़्यादा लग रहा है तो यू कैन लर्न सिफ्लोरक्स। मेडिसिन के नेम से याद कर सकते हो, मेडिसिन का नेम है सिफ्लोरक्स के नेम से याद कर सकते हो। देखो इसमें कितना गैप होगा 3 का गैप है, देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करता हूं जैसे सी की 3 है, ठीक है, तो डी की क्या होगी 4, एफ ई की 5, एफ की 6 हो गई, 6 के बाद जी की 7 हो गई, ओके, एच की क्या होगी 8, आई की 9 हो गई। तो देखो गैप और भी कम है। अगर आप ये याद रखते हो तो आपको और इजीली याद हो जाता है, अगर रिजॉर्टी भी याद रखते हो तब भी आप प्लेस वैल्यूज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है, ये पूरी सीरीज है। अब इन दोनों सीरीज को पहले नोट कर लो, फर्स्ट हाफ भी क्लियर हो गया, सेकंड हाफ भी क्लियर हो गया और इनको लर्न करने का मेथड भी हो गया। फटाफट से नोट कर लो, पिक लेना है पिक ले लो, ठीक है। डन बेटा। तो ये तो हमने सीरीज के बारे में समझा कि प्लेस वैल्यूज क्या है, इसको लर्न कैसे करना है और किस टाइप से इनको रिटर्न आता है। अच्छा देखिए एक चीज और देख लो, ए और जेड ये सब एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट्स होंगे। जैसे ए से जेड हो गया, बी से वाई, सी से एक्स, डी डब्ल्यू, ई बी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, पी के, एल ओ एंड एम, ठीक है। अच्छा आप रिवर्स कैसे याद रखेंगे, उसका भी एक मेथड है। मेथड इज दैट, देखो अगर किसी की प्लेस वैल्यू को, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है, इसको मैं अगर 27 में से लेस कर दूं, कितने में से लेस कर दूं 27 में से। सीरीज होती है पूरी हमारी 26 की, बट 8 एक्स्ट्रा इसलिए काउंट करते हैं, सर्कुलर सीरीज है। तो 27 में से लेस करता हूं तो जेड की वैल्यू आ जाती है 26, ओके। एक तो ये मेथड है कि आप किसी का भी अपोजिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई का निकालना है, ई की 5 है प्लेस वैल्यू, ओके, तो अगर इसका अपोजिट निकालना है तो 27 माइनस 5 दैट इज 22, और 22 किसकी होती है बी। एक ये मेथड है। सेकंड मेथड इज दैट कि आप नेमिंग से भी इसको लर्न कर सकते हो, कोड बना के। क्या होता है ना आजकल जैसे सॉन्ग्स वगैरह हम लर्न करते हैं तो उससे इजी हो जाता है सॉन्ग के फॉर्म में याद करना। जैसे मैंने इसका एक कोड बना रखा है, मन मूवी से मन, एम एन, सही है, मन, लो एल ओ, पी के मूवी पी के, ओके, जैक क्वीन, जैक क्वीन, जैक आएगा तो क्वीन, ठीक है, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, ओके, हाई स्कूल, हाई स्कूल, गांधी टैगोर। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। आज, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, जो भी आपको वर्ड इजी लगे यू कैन मेक इट एंड लर्न, ठीक है बेटा। तो आपको ये एक 2 फॉर्म्स मिल जाती हैं जिससे आप अपोजिट्स भी निकाल सकते हो और रिवर्स निकालने के लिए 27 में से माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही जनरेट होते हैं इसमें, जिसमें सीरीज को भी रिवर्स कराते हैं, अल्फ़ाबेट को भी इंटरचेंज करते हैं, वॉवल को कॉन्सोनेंट से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसी फॉर्म्स इसमें बनेंगे। पहले बताओ इतना फॉर्म सबको क्लियर है पीछे, युवराज, ठीक है बेटा पढ़ना। तो अब हम देखते हैं इसकी फॉर्म्स की क्वेश्चंस कैसे बनेंगे टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 डाल लीजिए और क्वेश्चन को पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूं। इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, in English alphabetical series
which element will be third from the left of fifth right of A of n। ठीक है, क्वेश्चन है which element will be third from the left of fifth right of n element। ठीक है, क्या आएगा? R। तो ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना होगा। ऑप्शन देते हैं R, S, T, U और नन ऑफ दीज। तो देखते हैं, पहले सब लोगों के पास सीरीज बनी हुई है, उससे भी आप देख सकते हैं और थोड़ा सा हम एक बार फिर से लिख भी लेंगे। पूरी लिखना चाहे पूरी लिख लें, लेकिन हम पहले पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। विच एलिमेंट विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ राइट ऑफ एन। तो पहले तो आपको देखना होगा कि थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ राइट, पहले फिफ्थ राइट ऑफ एन देखना होगा। तो एन का फिफ्थ राइट, अब पहले आप ये समझो कि एन ये है तो इसका फिफ्थ राइट कौन सा होगा। देखो एन का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ठीक है बेटा, नन ऑफ दीज जो भी है। तो फिफ्थ राइट की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ राइट कौन हो गया? एस हो गया। क्लियर। अब वो कह रहे हैं थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ राइट। अब एस का थर्ड लेफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 1 2 3, तो ये आंसर क्या आ गया? पी आ गया। अच्छा, पी ऑप्शन है क्या? पी ऑप्शन ही नहीं है, आंसर इज। देखो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अभी बताऊंगा आपको कि किस वे में कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म दिया मैंने कि एक सीरीज में विच एलिमेंट विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ राइट ऑफ द अल्फाबेट एन। तो पहले हमने फिफ्थ राइट देखा, उसका थर्ड लेफ्ट देख लिया। ठीक है, एक और भी ट्रिक, जैसे आप देख सकते हो थर्ड लेफ्ट है और राइट है, तो 5 - 3 क्या हुआ? लेफ्ट और राइट वाले कॉम्बिनेशन वाला भी अभी मैं फॉर्म बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 आएगा तो आप उसमें जस्ट 2 राइट, जो कि राइट वाला बड़ा है, आप उसमें ऐड करके भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, पी। समझ में आया ये फॉर्म? ठीक, एक और जरा क्वेश्चन लिखिए, पहले मैं क्वेश्चन देखता हूँ। लिखो, अब एक कंडीशन क्वेश्चन ही देखता हूं पहले। इफ बी रिवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इफ बी रिवर्स the first half of English alphabetical series, then what will be from seventh left alphabet, what will be from seventh left alphabet to right 8 alphabet। ठीक है, what will be from seventh left alphabet to right 8 alphabet। ठीक है, ऑप्शंस J, I, E, X एंड नन ऑफ दीज। कंडीशन है, ध्यान से देखना। कंडीशन क्या हो गई कि मैं फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट हाफ क्या होता है? A to M। अब पहले आप A to M को रिवर्स करेंगे, ठीक है, और देन कंडीशन अप्लाई करेंगे। ऑप्शन है J, I, E, X और नन ऑफ दीज। ठीक है, ट्राई इट। J, I, E, X एंड नन ऑफ दीज।
क्या आ रहा है बेटा? ई। एनी अदर आंसर? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को पीछे? तो क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर देता हूं। क्वेश्चन इज दैट कि सेवेंथ लेफ्ट अल्फाबेट बताना है फ्रॉम सेवेंथ लेफ्ट टू राइट 8। सेवेंथ लेफ्ट के राइट 8 किसका? जब हम रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट और राइट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं एक बार बताता हूं आपको पूरा कि मैं सीरीज की बात करता हूं। तो सीरीज का हमेशा ये वाला पोर्शन लेफ्ट है एंड दिस पोर्शन इज राइट। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हमारा लेफ्ट सीरीज का लेफ्ट है। अब उन्होंने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर मैं फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दूं, तो अगर मैं फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर रहा हूं तो मेरा स्टार्टिंग फॉर्म कहां से होगा? ऐसे होगा, देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हो गया? ये ध्यान रखना, फर्स्ट हाफ ही रिवर्स हुआ, सेकंड हाफ में कोई चेंज नहीं है। और सेकंड हाफ भी आपको लिखना है पूरा। अभी आप लिखोगे क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लिखने की भी नीड नहीं होगी, आप ओरली भी कर पाओगे इसको। अभी देखना आप, ठीक है? एम तक हो गया। यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, ये मेरी पूरी सीरीज हो जाती है जो मुझे इस फॉर्म में लिखी हुई है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, बोलो, लाइन पढ़ो बेटा। क्या बोला था क्वेश्चन ने? व्हाट विल बी, उसके बाद मतलब लाइन की पूछ क्या रहा था क्वेश्चन? व्हाट विल बी फ्रॉम सेवेंथ लेफ्ट अल्फाबेट टू राइट 8 एलिमेंट। तो पहले तो सेवेंथ लेफ्ट देखो, सेवेंथ लेफ्ट कौन सा होगा हमारा? देखो, सेवन लेफ्ट जब हम सीरीज की बात करेंगे तो यहां से यहीं से चलेंगे। ये समझना ध्यान से कि हम लेफ्ट, हमारी यही होती है सीरीज। सेवन लेफ्ट का 1 2 3 4 5 6 7 जी होगा। इसका राइट 8 पूछा है, तो राइट 8 की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, समझ में आया? आंसर इज नन ऑफ दीज। अच्छा, एक चीज समझो, अभी थोड़ा सा डाउट आएंगे इसमें। क्या डाउट आएंगे कि सर हम लेफ्ट ये ले रहे हैं लेकिन काउंट तो इधर कर रहे हैं। तो अगर सीरीज का लेफ्ट पूछा जा रहा है ना, लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, तो लेफ्ट से तो हम इधर ही चलेंगे ना, क्योंकि ये तो सीरीज है हमारी, तो ये पूरा लेफ्ट पोर्शन ही तो होगा। लेफ्ट से पहला, लेफ्ट का दूसरा, लेफ्ट का तीसरा, लेफ्ट का 4। ठीक है, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके राइट जाना, तो इस अल्फाबेट की बात हो रही है। अब तो इस अल्फाबेट का लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ये भी बात क्लियर है ना? तो राइट इधर ही तो जाएंगे फिर भी। तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज ओ। ठीक है, समझ में आया? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो बच्चों। अगर दो डिनोमिनेशन आपसे सेम बोली जाए, जैसे लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट राइट, राइट राइट और राइट लेफ्ट, ये चार ही चीजें तो पूछी जा सकती हैं आपसे। या तो लेफ्ट लेफ्ट पूछेंगे, या लेफ्ट राइट पूछेंगे, या राइट लेफ्ट पूछेंगे, या राइट राइट पूछेंगे। तो जब सेम डिनोमिनेशन होना है ना, तो आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। अगर सीरीज की बात कर रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो वैसे काउंट ही करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। लेफ्ट राइट है तो क्या करना है? प्लस। राइट राइट है तो क्या करना है? और राइट लेफ्ट है तो क्या करना है? और काउंट कहां से करना है? जहां से पूछ रहा है, स्टार्टिंग फॉर्म से। अब इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, करें। तो उन्होंने क्या कहा था? सेवेंथ लेफ्ट के 8 राइट। तो लेफ्ट और राइट हो गया बेटा। लेफ्ट और राइट क्या होता है? प्लस होता है। अब आप देखो, 15 एलिमेंट निकालना है आपको, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन जरूर अप्लाई कर देना कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया। तो जब फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। 13 तो निकल चुके, 13 तो लेफ्ट से आउट ही हो चुके हैं। लेकिन अब अगर सेकंड हाफ रिवर्स हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हर चीज एलआर जब आप करें तो दिमाग आपको बिल्कुल लगा के ध्यान से ही करना है। 13 देखो, 13 में कोई चेंज हो नहीं, मतलब 13 से फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मान लो 12 होता तो बी आंसर आता ना, तब फर्क पड़ जाता, लेकिन अभी नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं। 13 तक तो सेम
14, 15, देखो आंसर आ गया। आप विदाउट पेन यूज किए भी आंसर दे सकते हो, जो कि 13 तक तो आपका फर्क ही नहीं पड़ना। 14 आपका एन होगा, 15 आपका ओ होगा। डायरेक्ट आंसर इज ओ। एनी डाउट किसी को पीछे? समझ में आया मेथड कैसे लेना है? ठीक है युवराज बेटा, ठीक है, क्लियर है, नोट करो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। If we reverse the second half, if we reverse the second half of alphabetical series, ठीक है, then what element will be from 7 left alphabet, फ्रॉम 7 लेफ्ट अल्फाबेट टू राइट 8 अल्फाबेट। मतलब यही क्वेश्चन है, इसका सेकंड हाफ रिवर्स कर दिया मैंने। व्हाट एलिमेंट विल बी फ्रॉम 7th लेफ्ट अल्फाबेट टू राइट 8? ऑप्शन है YXWV। गलत नहीं होना चाहिए, मैंने मतलब वही क्वेश्चन में सेकंड हाफ रिवर्स कर दिया। अब आप बिना पेन चलाए निकालने की कोशिश करो। वाई होगा, वाई होगा ना बेटा पीछे, सिंपल है, बिना पेन चलाए निकालते हैं। 15 तो वही सम होगा, 15 सम होगा ना, क्योंकि वही मैंने नंबर चेंज ही नहीं किए। और सेकंड हाफ रिवर्स हो चुका है, यानी अब हमारा जो एन होगा, एन की जगह पे क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। यही समझना है, यही चीज के साथ तो मैं खेल रहा हूं। और यहाँ पे वाई आंसर इज, देखो एलआर में पता है पूरे फुल मार्क्स की हमारी एलआर की प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि एलआर का कॉन्सेप्ट है समझना, अंडरस्टैंडिंग। अगर एक बार समझ में आ गया तो एलआर में मार्क्स नहीं कटते। क्वांट में एक बार को आपके कट भी सकते हैं, बिकॉज हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या और भी ट्रिक लगी हुई है। लेकिन एलआर में तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन को तो कैसे भी घुमाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज वाई। अब हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जब दोनों को रिवर्स करते हैं। लिखो, इफ वी रिवर्स दी बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इफ वी रिवर्स दी बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, then what element will be from 8 right element, from 8 right element to 8 right element from to 6 left to 6 left element, from 8 right to 6 left, Z। ध्यान से करना। अच्छा, राइट लेफ्ट मत चेंज कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा। Z क्या आ रहा है? Z आ गया सभी का। अब देखो बोथ हाफ को मैं रिवर्स कर रहा हूं। अब मैं बोथ हाफ को रिवर्स करूंगा, डेट मीन्स ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं 8 राइट की बात करता हूं, अब 8 राइट कौन सा होगा? 1 2, यहां से राइट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ओके। इसका 6 लेफ्ट,
तो लेफ्ट इधर ही फॉर्म जाएगी, तो 1 2 3 4 5। जेड क्यों आ रहा था? काउंट ठीक किया ना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। ए इज द आंसर। ठीक है, देखो एक चीज समझो बेटा, राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीरीज का लेफ्ट तो यही रहता है। अब मैंने कहा था सीरीज के दोनों हाफ को रिवर्स कर रहा हूं, तो राइट के 8 के 6 लेफ्ट कौन सा है? यही तो है। तो राइट का 8 तो यू ही होगा, क्योंकि सीरीज सेकंड वाली भी रिवर्स हो चुकी है जो मैंने कर दी है। अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई गड़बड़ हो जाएगी। हाँ देखो, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सीरीज, ठीक है, और दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द सीरीज। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि मुझे सीरीज के राइट से, सीरीज के राइट से के 8 से 6 लेफ्ट पूछा है, तो सीरीज का राइट तो ये होगा ना। अच्छा, अब राइट से आपको काउंट करना है, तो राइट पोर्शन से, मैंने यही बोला ना, अब इधर से काउंट जब हम करेंगे तो इधर ही तो जाएंगे, राइट फॉर्म है ये पूरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो होगा राइट। अब इस अल्फाबेट की बात करते हैं, जो कि ये तो सीरीज का राइट था। अब इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो अगर मैं इसके लेफ्ट की बात करता हूं, तो क्योंकि 6 लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो यही तो लेफ्ट होगा। अब इसे हम ओरल तरीके से भी निकालते हैं, जो हमारी फॉर्म्स है। 8 और 6 को ऐड करेंगे, जो कि राइट और लेफ्ट है, 14 हो गया। 14 हम कहां से काउंट करेंगे? राइट से ही तो काउंट करेंगे। अच्छा, राइट से काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आंसर इज ए। अच्छा, 14 होगा क्या? क्योंकि रिवर्स कर चुके हैं, तो 14 पे तो हमारा ए ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन एम नहीं होगा। ठीक है, एक क्या रह गया था क्या? नहीं, ठीक है बेटा, क्वेश्चन जो पूछा है ना, क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम लेफ्ट से पूछा है ना, फ्रॉम राइट। क्वेश्चन देखो ना, व्हाट विल बी 8 एलिमेंट फ्रॉम राइट, राइट से पूछा जा रहा है, तो काउंट तो आप राइट से करोगे ना। समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन है कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूजन दूर होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमारा ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि राइट लेफ्ट में अभी हमारा थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। लिखो, इफ, एक कंडीशनल क्वेश्चन और लिखना, इफ वी रिमूव all the vowels from the first half, if we remove all the vowels from the first half and remove all the consonant from the second half, and remove all the consonant from the second half, okay, then which element will be 6 from 6 to the right, from 6 right to 5th left, which element will be from 6th right to 5th left? ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ध्यान से देखना। सी, विच एलिमेंट विल बी फ्रॉम 6th राइट टू 5th लेफ्ट, यानी 6th राइट के 5th लेफ्ट एलिमेंट कौन सा होगा? अब पढ़ना क्या होगा आंसर, पीछे क्या होगा? सी आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं पहले। क्वेश्चन ने कहा कि इफ वी रिमूव ऑल दी कॉन्सोनेंट वॉवल्स फ्रॉम दी फर्स्ट हाफ, तो अगर मैं फर्स्ट हाफ से वॉवल हटाऊंगा तो क्या बचेगा? ए तो हट गया, बी, ठीक है, एफ, जी, एच, आई हट गया, जे,
एम तक हो गया, ओके। सेकंड हाफ से मैं क्या रिवर्स हटा रहा हूं, सारे बॉबल्स, बचा क्या, सॉरी कौन सा, यानी हमारी जो सीरीज थी वो सिर्फ इतनी बची, ठीक है, इसके अलावा तो नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा, विच एलिमेंट विल बी फ्रॉम 6th राइट टू 5th लेफ्ट, 6 राइट के 5th लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो राइट, अब समझ लो बेटा, शॉर्ट हो गई है सीरीज, अब इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, जे है। अब जे का 5th लेफ्ट पूछा जा रहा है, अब इसका लेफ्ट तो इधर ही होगा ना, तो 1 2 3 4, समझ में आया, क्लियर, आराम से। अच्छा अगर इसे शॉर्ट से भी देखते तो 6 राइट और 11, देखो 11 हो जाता, 11 राइट से काउंट करना है, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो चुका है। पीछे बेटा आपको हो गया क्लियर। तो कंडीशन तो कुछ भी लग सकती है इस पे। अच्छा सुनो, अब कंडीशन क्या बनती है एग्जाम्स में, मैंने जैसे बॉबल रिमूव का बातें नहीं बच्चों, युवराज पीछे बातें नहीं, कंडीशन क्या बन सकती है कि मैंने बॉबल हटा दिया, उन्होंने लगा दिया यहाँ पे डेल्टा, या फिर बॉबल्स के जो भी डेल्टा की जगह पे, या फिर कुछ भी कि बी को हम रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा से, सी को रिप्लेस कर देते हैं एरो से, और इंटरचेंज कर देते हैं कंडीशन। तो कंडीशन तो बढ़ा सकते हैं कुछ भी, वो कंडीशन आपको अप्लाई जरूर करनी होगी और काउंट नॉर्मल करना, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरी कंडीशन का ही क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये फर्स्ट राइट, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, देखो कंडीशन समझो ना। मैंने सेकंड हाफ से सारे कॉन्सोनेंट हटा दिए थे, तो ए ई आई तो फर्स्ट हाफ में आ गए, ओ और यू ही तो बचा, ओ यू बॉबल ही बचेंगे, कॉन्सोनेंट सारे रिमूव हो चुके हैं। फर्स्ट राइट यू होगा, सेकंड राइट ओ होगा, थर्ड एम, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, जे ही तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ये है हमारा सीरीज में कोई अल्फाबेट हटाना, रिवर्स करना, ऐड करना, इसके ऊपर रिलेट। सेकंड एक पहले क्वेश्चन देखते हैं और किस में आता है वो देखते हैं। देखो अब मैं मिड अल्फाबेट निकलवाता हूं आपसे। देखो इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, हाँ बोलो बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन का मेरे पे ऐड नहीं है ना अभी ग्रुप पे मेरे पास, तो मैं अभी सेंड करता हूँ, ग्रुप ऐड नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है, मैं अभी ऐड करके आपको शेयर कर पाऊंगा, एक सेकंड। ऐड हो जाए बेटा, मिक्स है ना, तो मुझे अलग अलग अभी देने हैं, मैं आपको शीट दूंगा। सुनो पहले मैं सारी प्रैक्टिस कराता हूँ, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में कराया, सारे पहले टाइप्स कर लेंगे, फिर मैं शीट दूंगा, आराम से करो उसे, जो क्वेश्चन नहीं आया मुझसे डिस्कस करो। अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा, प्रैक्टिस जब मैं कराऊंगा तब आपको खुद ही करने हैं वो सारे। अभी मेरे सारे टाइप्स देख लो, उसके बाद देखना। लिखो क्वेश्चन, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज which element in the mid of left 7 alphabet and from right 10th alphabet, which element in the mid of left 7th alphabet, from left 7th alphabet and from right 10th alphabet, ठीक है। लेफ्ट 7 और राइट 10th के मिड में कौन सा अल्फाबेट आएगा? ऑप्शन इज LMNO। मिड अल्फाबेट मतलब इन दोनों के बीच में। विच एलिमेंट विल बी इन द मिड ऑफ लेफ्ट 7th अल्फाबेट एंड फ्रॉम राइट 10th अल्फाबेट, ठीक है।
पहले आप लेफ्ट 7 देखो, राइट 10 देखो, इनके बीच वाला अल्फाबेट बताओ मुझे। वो आएगा, क्या आ रहा है बेटा? एल। पहले लेफ्ट 7 बताओ कौन सा होगा। देखो अब लेफ्ट 7 हमें लिख के नहीं निकालना, हम कैसे याद करेंगे? इजॉटी से। तो इजॉटी की बात करते हैं तो लेफ्ट 7 E5 पे होता है, लेफ्ट से FG, जी होगा लेफ्ट 7। अच्छा राइट 10 कौन सा होगा? राइट 10 इजॉटी से O15 पे होता है, MNOPQ, क्यू होगा ना? ये हो गया। अब इसके बीच का अल्फाबेट ही तो पूछ रहा है आपसे। अब अगर हम निकालें HIJKLMNOPQ, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फाबेट आए हैं इनके बीच में। अब पहला तो क्वेश्चन यही है कि कितने अल्फाबेट होंगे, तो 9 होंगे। अब आपसे मिड अल्फाबेट की बात करते हैं तो देखो 4 तो इधर हो गए और 4 इधर हो गए। आंसर इज, एनी डाउट? समझ में आया? नेक्स्ट एक और लिखो क्वेश्चन। हाउ मैनी अल्फाबेट बिटवीन, एक और है, हाउ मैनी अल्फाबेट बिटवीन फ्रॉम लेफ्ट 20th अल्फाबेट, फ्रॉम लेफ्ट 20th अल्फाबेट, between from left 20th alphabet and right 18th alphabet. फ्रॉम लेफ्ट 20th अल्फाबेट एंड राइट 18th अल्फाबेट, यानी लेफ्ट से 20 एंड राइट से 18th अल्फाबेट के बीच में कितने अल्फाबेट? नंबर बताना है, ऑप्शन 10 11 12 30 10। लेफ्ट से 20 कौन होगा ये बताओ अब सीधे? टी होगा। राइट से 18 कौन सा होगा? अगर राइट से 18 निकालना है तो 27 में से लेस कर दो, 9 आ जाएगा ना, तो आई होगा। इसके बीच के अल्फाबेट बताने हैं, तो IJKLMNOPQRST, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया? पीछे क्लियर है बेटा? आपको सबसे पीछे क्या नाम है आपका? नहीं क्लियर है? आपसे पीछे बोलना, क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो इतना? आपको बेटा समझ में आ रहा है? बेटा शॉर्टकट देखो, इसमें शॉर्टकट की बात करते हैं तो आपको क्या है, अल्फाबेट्स तो पहले निकालना है। तो ये मैंने टी और आई तो लिखा है ना, ये तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। अब इसके बीच में निकालना है, इसमें वो मेथड नहीं लगा सकते, ये सीरीज नहीं है। इसमें देखो मैं एक चीज बताऊं, एलआर में ना हमें रटना नहीं है कुछ। शॉर्टकट तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लो हम पेपर में भूल जाएं तो हम ये अप्लाई करें, जो कि मैथ्स में वैसे इतने फॉर्मूले हैं, हम ट्रिक से फटाफट निकालेंगे ना इसको। हमारे पास जो मेथड है हम उसका यूज़ करेंगे तो उसमें टाइम लग रहा है, हमें पता है कि ये करना है और सॉल्व करना है। क्योंकि बेसिक क्वांट में आप एलआर में कितने टॉपिक पढ़ते हो? मिक्सचर एलिगेशन में फॉर्मूला है, पाइप सिस्टम में फॉर्मूला है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में फॉर्मूला है। क्वांट में तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, इसमें मुझे फॉर्मूला थोड़ी देने हैं। एलआर में मैं देता ही नहीं हूँ। रीजनिंग में क्लॉक पढ़ते हैं एक चैप्टर, उसमें एक फॉर्मूला होता है, बाकी कोई फॉर्मूले का नीड नहीं होती। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसी के साथ डिक्शनरी ऑर्डर की। सभी को आता होगा डिक्शनरी ऑर्डर, आता है सबको अच्छे से या नहीं? नहीं आता है तो इस बार क्लियर कर लो। क्वेश्चन लिखो, पहले डिक्शनरी ऑर्डर ही देख लेते हैं। वर्ड दे रखा है RIGOUR, रिग्योर, रिमूव, रेट्रोस्पेक्ट,
रिवाइव, देखो ये मैं आपको बताता हूँ कौन से एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखो बैंक में तो अब ये नहीं आता, बिकॉज बैंक का लेवल में अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हम जब अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी कोई मैनेजमेंट एग्जाम में देखा जाता है, लेकिन अब ये डिक्शनरी ऑर्डर हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि उसकी कंडीशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, नहीं कैट में इस टाइप का मैंने बताया, कैट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कैट में पजल फॉर्म आएगी इसकी। अब जैसे मान लो कैट की बात करते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो मैथमेटिकल रीजनिंग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे उसमें से अल्फाबेट तो अरेंजमेंट दे दिया, उसमें नंबर भी दे दिया, उसमें कंडीशन लगा दिया, केस बेस लगा दिया। केस समझते हो कि इसके 5 केस बन रहे हैं कि अगर हम ए को रिमूव करें तो ए को रिमूव करने के भी कितने मेथड्स हो सकते हैं। तो वो मैथमेटिकल फॉर्म आती है कैट में। अच्छा मैं और जेड की बात करता हूँ या और जिप मैट की बात करता हूँ, उसमें ऐसे क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं, ठीक है। कैट के एक्सेप्ट जितने एग्जाम्स होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको डिक्शनरी ऑर्डर दिया हुआ है, इसको आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? काफियों को आता भी होगा और बहुतों को नहीं आता होगा, ठीक है। क्या ऑर्डर आएगा बताओगे? सबसे पहला कौन होगा? बी। आफ्टर डेट, आफ्टर डेट देखो एक बार समझ लो, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में, सबसे पहले तो जैसे मेरा नाम पारस है, ठीक है, मुझे अगर अपना नाम डिक्शनरी में सर्च करना है तो सबसे पहले मैं पी पे आऊंगा और जैसे ही मुझे पी अल्फाबेट मिलेगा मैं रुक जाऊंगा। आफ्टर दैट स्टार्ट फ्रॉम ए, मुझे मिल गया एंड देन आई स्टॉप, फिर आर एंड देन स्टॉप, फिर ए एंड देन स्टॉप एंड लास्ट इज एस, ओके। अब यहां पे मुझे चेक करना है तो देखो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आर तो सभी में कॉमन है, होगा ही। अगर आर नहीं कॉमन होगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, बिकॉज फिर तो अल्फाबेटिकल आप अरेंज कर ही दोगे। सेकंड में देखो यहां आई है, यहां ई है, यहां ई है, यहां ई है और यहां यू। ध्यान से समझ लो, तो आई, ई और यू में कौन पहले आता है बच्चों? ई, यानी इन तीनों में कोई भी पहला होगा। एक बार समझ लो और फिर मुझे बताने की नीड ही नहीं होगी। फिर देखो यहाँ एम है, यहाँ टी है, यहाँ वी है। एम टी वी में कौन पहले आता है? यानी ये मेरा पहला हो गया वर्ड, ओके। अच्छा एम के बाद ऑटोमेटिक सेकंड कौन हो जाएगा? क्योंकि एम के बाद वाला तो टी होगा, क्योंकि ई वाले चल रहे हैं सारे। और टी के बाद कौन हो जाएगा? बी, यानी पहला बी अरेंज होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, यानी ई के खत्म हो चुके हैं। समझ में आ गई बात? आफ्टर डेट यहाँ पे यू है, यहाँ पर आई है, ठीक है। तो कौन पहले आएगा? आई, यानी बी सी डी के बाद आ जाएगा ए और ऑटोमेटिक बचा हुआ कौन? यानी ऑर्डर होगा। अच्छे से समझ में आ गया डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। एक और करके जरा मुझे बताओ, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। लिखो एम्बिशियस, ambiguous, ambiguity, animation, एनिमल्स। अरेंज करना है पहले से डिक्शनरी ऑर्डर में और बताना है लेफ्ट से थर्ड कौन होगा। लेफ्ट से थर्ड बताओ, सीधे से आराम से सॉल्व करो और बताओ लेफ्ट से थर्ड।
बताओ बेटा पीछे, लेफ्ट से थर्ड पूछ रहा हूँ। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा आपसे बोल रहा हूँ, आगे क्यों पीछे क्यों बैठे हो इतना? आगे बैठा करो ना। तो क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? हाँ हो रहा है सारा। युवराज क्या आएगा आंसर? क्या आ रहा है बेटा? 1। क्या आ रहा है? 1। देखो अब इसमें इन्होंने अरेंज कराना है, तो पहला कौन होगा? सीधे अरेंज। फर्स्ट नंबर कौन आएगा? एम्बिग्यूटी फर्स्ट पे होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को पूछ लेना। उसके बाद एम्बिग्यूअस, आफ्टर दैट एम्बिशियस, ये थर्ड पे। और उसके बाद एनिमल्स या एनिमेशन? एनिमल्स। आई एम डन। तो अगर लेफ्ट से थर्ड की बात करते हैं तो कौन सा होगा? और लास्ट वाले की बात करेंगे, सबसे लास्ट में कौन आएगा? अच्छे से समझ में आ गया डिक्शनरी ऑर्डर? ठीक है। अब इसका एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है। एक तो ये सेकंड टाइप हो गया जो होता है डिक्शनरी ऑर्डर। फर्स्ट होता है सीरीज के ऊपर, और थर्ड होता है वर्ड फॉर्मेशन। तो जरा वर्ड फॉर्मेशन पे आते हैं। ये हटा दूं? देखो वर्ड है चॉकलेट। अच्छा देखो, जैसे प्रोनाउंसिएशन की भी बात करते हैं, सबका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होता है, आपका मेरा। कुछ लोगों की प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम वर्ड की बात करते हैं तो चॉकलेट बोल रहे हैं, लेकिन अगर स्पेलिंग की बात करें तो क्या होती है? CHOCOLAT, चॉकलेट। ठीक है। ऐसे स्कूल की भी बात करते हैं, स्कूल होता है। स्कूल की इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आई से होना चाहिए, लेकिन होता वो एस से। ऐसे आर होता है, ए से होना चाहिए, एस से होता है। तो प्रोनाउंसिएशन जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं तो इंडिया की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, और यूएस की जो होती है वो और फ्लुएंट होती है। कभी हम देखते ही हैं, गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं, तो वो जो वर्ड बोल रहा है हमारा प्रोनाउंसिएशन अलग है। और पता है आपको कि अगर हम इंग्लिश की भी बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी MNCs की भी बात करते हैं, जैसे SCL है और ये है, तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मैटर करती है। जैसे आपका एक प्रोनाउंसिएशन राउंड ही होगा, उसमें आप उसको वर्ड देंगे, आपको बोल के बोलना होगा कि ये मेजर लिखा है, क्या लिखा है। अगर आपने गलत बोला आप आउट। तो मतलब फ्लुएंसी भी ऐसी होनी चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो। अच्छा, हम लोगों के लिए इंग्लिश इसलिए भी मैंडेटरी कर दी गई है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको पता है चाइना हुआ और देश हुए, चाइना रशिया, वहाँ इंग्लिश चलती है, वहाँ वो लोकल लैंग्वेज को ही प्रमोट कर रहे हैं। रशिया में आप जाओगे कहीं पे तो आपको रशियन ही लिखी मिलेगी, इंग्लिश बहुत मिलेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह पे इंटरनेशनल लैंग्वेज लिखी होगी, लेकिन लोकल शहरों में आपको रशियन ही मिलेगी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और चाइनीज़ में चाइना में चाइनीज़, तो क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। बट इंडिया और भी कंट्रीज हैं, सब जगह इंग्लिश को प्रायोरिटी सेट किया हुआ है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है कि हम अपनी हिंदी को भी इक्वल वेटेज रखें, लेकिन इंग्लिश की जितनी लैंग्वेज की नीड हमें है उससे ज़्यादा ही हम नॉलेज गेन करें। ठीक है, चलो। तो वर्ड है चॉकलेट। फ्रॉम द वर्ड चॉकलेट विच वर्ड कुड बी फॉर्म्ड? सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन देख लेता हूं। विच वर्ड कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड चॉकलेट? ऑप्शन देता हूं। टेल, हेल्थ, लेट। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी, इससे इजी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बेसिक है बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें इन्होंने कहा है, बस एक इसमें मिस्टेक होती है, वो समझ लो। मिस्टेक क्या होती है कि जो अल्फाबेट एक बार आया है वो आप दो बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं टेल की बात करता हूँ तो टी भी आया, ई भी आया, बट एल दो बार आ रहा है, इसमें दो बार नहीं है, ये नहीं। एल तो हो ही नहीं सकता, लेट बनेगा और ये हो नहीं सकता। सही है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, वर्ड है डिजाइन। बातें नहीं पीछे बेटा, बातें क्यों कर रहे हो युवराज? बातें नहीं,
world is designed, how many meaningful word could be formed by using each letter from the word design. How many meaningful word could be formed by using each letter independently? By using each letter independently. ऑप्शन लिखना. देखो ये है ट्रिकी क्वेश्चन. अभी एक मिनट समझो. क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ ये बहुत सारे बनेंगे. अब यही आपसे पूछा जा रहा है और ये है ट्रिकी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश नॉलेज. अगर हमें इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा क्वेश्चन. हाँ बोलो बेटा, बोलो. हाँ हाँ बताना, मुझे बताना. देसी कैसे, देसी कोई वर्ड है क्या? क्या देसी डिक्शनरी में मिलता है तुम्हें? डिक्शनरी वाले मीनिंगफुल वर्ड बोले हैं मैंने, या मीनिंग है उसका कुछ? चलो सबसे पहला ठीक है, SIGN. ठीक है, साइन. स्पेलिंग दोपहर के लंच भी होता है ना, बोलते हैं. 5 तो अभी बन गए. और बताओ. स्पेलिंग SI. बेटा वो हो तो गया, एक वर्ड बना ना. साइन हो गया, सिग्नेचर. और कौन सा? बेटा मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए जो डिक्शनरी में मिलेंगे. ऐसे हमें नहीं बनाना जिनका आपको मीनिंगफुल नहीं पता है. कौन सा? जिन ऐसा वर्ड नहीं है. ऐसा ही है ना. हाँ सिंग होगा. ठीक है. आई और डी वर्ड नहीं है. ID वर्ड थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है. और बताओ. ऐसे वर्ड बताना जिसका मीनिंग, देखो गूगल पे तो मीनिंग GIN का भी निकल आता है, लेकिन वो वर्ड प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए. कुछ समझ रहे हो ना? प्रोपोजिशन है बेटा. ठीक है. और देखता हूं. DEN डैन. एक डैन बनेगा जिसको गुफा बोलते हैं. डैन हो गया. एक बनेगा डिंग. DING. स्टेप का भी नाम होता है, वर्ड भी होता है. डिंग. डिंग डोंग. सिंग हो गया. एक बनेगा सेंड. रह गया एक सेंड बनेगा. देखो कितना क्रिटिकल क्वेश्चन ये इसलिए हो गया क्योंकि इंग्लिश की जरा सी भी नॉलेज कम हुई, क्वेश्चन गलत होगा. और एक बनेगा साइड. हो गया साइड. END एंड हो गया. इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इसकी कोई ट्रिक नहीं है बेटा, बिकॉज इंडिपेंडेंटली जब कंडीशन लग गया ना तो ये क्वेश्चन खुद ही लेंदी हो गया. अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कब अटेम्प्ट करना है? ये आप जब अटेम्प्ट करते हैं जब आप पे टाइम हो. आपने इसमें अगर टाइम कम दिया तो ये गलत होना है. और कोई भी मैनेजमेंट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है. कैट की तो मैं बात ही नहीं करता. कैट में ऐसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं. कैट में मिक्स में आएगा और आएगा भी. ठीक है बेटा. CVT वाले स्पेशली, IPM वाले स्पेशली ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं उनके. CVT IPM और अदर मैनेजमेंट वाले
के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आप एनमेट और भी एग्जाम देखते हैं उसमें ये देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसमें इसलिए प्रॉब्लम हुई बिकॉज इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी। मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं जो जिसमें कंडीशन लगा देता हूं, ठीक है। देखो, वर्ड है स्टेनलेस, स्टेनलेस, without changing the order of the alphabet from the word stainless, without changing the order of the alphabet, how many meaningful words could be formed of the alphabets? alphabet का order change नहीं करना, विदाउट चेंजिंग दी ऑर्डर कंडीशन लग गई, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड कुड बी फॉर्म, दो आंसर होंगे, क्लियर। देखो इन नहीं होता इन प्रपोजिशन, कौन कौन से बेटा, विदाउट चेंजिंग दी ऑर्डर, ऑर्डर चेंज नहीं करना। वर्ड बताओ, नेम बताओ। स्टेन बनेगा, टिन नहीं बनेगा, देखो ऑर्डर हट गया। लेस, लेस मतलब स्टेन और लेस दो बनेंगे, इन प्रपोजिशन है बेटा, वर्ड का। हाँ स्टेन बनेगा, स्टेन और, ठीक है बेटा, समझ में आया। ये इजी क्यों हो गया, बिकॉज इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करना था। अब अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स करता तो मैं कहता कि चेंजिंग दी ऑर्डर हाउ मेनी मीनिंगफुल, तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। बिकॉज ये चैप्टर ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का मतलब ही इंग्लिश नॉलेज है, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन आते हैं, वर्ड कंपोजिशन आते हैं, वर्ड पेयरिंग आता है, सीरीज आता है, डिक्शनरी ऑर्डर आता है। और ये एक बार समझ लिया तो कोई भी एग्जाम में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड लिखो डॉल्फिन, if in word dolphin we arrange, in word dolphin we arrange in English alphabetical series, we arrange all the alphabet in English alphabetical series, then which element is fifth from the left, then which element from fifth from the left, n, option O D I N, कंडीशन है बस और कुछ नहीं है इसमें भी, n। तो मतलब डॉल्फिन को आपको अरेंज किस में करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर ओके, लेफ्ट से फिफ्थ पूछा है तो लेफ्ट से फिफ्थ 1 2 3 4 5, ओके। राइट से थर्ड पूछते तो अभी एन, और मिड अल्फाबेट की बात करते तो क्या आता, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वर्ड पेयरिंग की, कि अल्फाबेट पेयरिंग, सॉरी अल्फाबेट पेयरिंग की भी बात करते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखना पहले, हाउ मैनी अल्फाबेट पेयर, हाउ मैनी अल्फाबेट पेयर आर देयर इन द वर्ड लिथर्गिक, हाउ मैनी
alphabet pair in the world lethargic in which each word have same alphabet, each word have same alphabet as in between English alphabetical series. Each word have same alphabet as in English alphabetical series. अभी बताऊंगा. Each word have same alphabet as in English alphabetical series. मतलब क्या है, इसमें आपको पेयर देखने हैं, अल्फाबेट के पेयर, और जो वो पेयर होंगे, जो वर्ड होंगे, वो उतने, उनके बीच का जो गैप होता है उतना ही होना चाहिए जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेट के बीच में होता है. ठीक है, मतलब समझे? अभी भी नहीं समझे होंगे. देखते हैं. देखो, जैसे मैं पहले सबकी प्लेस वैल्यू लिखता हूं. एल की प्लेस वैल्यू बेटा बताओ कितनी होती है? याद हो? अभी याद नहीं हुआ होगा. ई की ठीक है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें पेयर ढूंढने हैं, अल्फाबेट के पेयर, और वैसा पेयर होना चाहिए जिसमें गैप उतना ही हो जितना अल्फाबेटिकल सीरीज में उनके बीच में होता है. अब जैसे देखो, 12 है ये एल, तो अगर 12 को मैं देखूं तो यहाँ अगर 13 आता तो ये पेयर बन जाता. समझ गए? लेकिन नहीं आया. 14 आता तो पेयर बन जाता, नहीं आया. 15 आया, नहीं. 16, 17 आना चाहिए. 18 आया, तो 12 का कोई भी एल का पेयर नहीं बनना. चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. ये अल्फाबेट पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना. ई की बात करता हूं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो क्या इसमें आ रहा है? क्रॉस लगा दिया. दोनों तरफ देखना. 5 और 6 इधर भी नहीं है. 20 है, 21, 22, 23, 24 यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है. ये भी दोनों तरफ देखते हैं. ठीक है. 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ भी नहीं है. बैक में भी नहीं, आगे भी नहीं. ए से देखो 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. ठीक है. 18 बढ़ता हुआ आगे तो है ही नहीं, पीछे भी. 19, 20 यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आ रहा है. 7 आगे बढ़ नहीं रहा है, पीछे भी. 8, 9, 10, 11, 12 सही है. 9, 10 आगे है नहीं. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं. सही है. बचा कौन? सी. अब देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आगे और कोई नहीं है. देखो गैप बराबर है, वही सी और एच के बीच में वही गैप है जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है. बात समझ में आई? अच्छा, आप ये ध्यान रखना कि इसके बीच में जरूरी नहीं है डी ई एफ ही हो, ऐसा नहीं है. गैप बराबर होना चाहिए. गैप जो अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है वही होना चाहिए. आंसर क्या होगा? ओनली. समझ में आया? अब आप करके मुझे बताना. मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले से नोट कर लो. यू कैन डू. वर्ड है लेमन, LEMON. ठीक है. चेक करो और बताओ कितने पेयर आएंगे. बेटा कौन सी LR की बुक फॉलो करते हो? यहाँ से टाइम से मिली होगी आपको, उसको फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हो. आज जितने भी सम्स कराए हैं अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक उठाना और ख़त्म करना सभी लोग. आपकी LR में ये नहीं है. आप कैट की LR है, आपकी कैट वाली है, और उसके अलावा भी और कोई मिली हुई है आपको? नहीं मिली. कोई बात. कैट में ये नहीं होगा बेटा. हाँ, ओमेट में होगा. मैंने आपको क्लियर, मैं आपको कर रहा हूँ, ये बात क्लियर रखो. कैट में इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं मिलेंगे. कैट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. इस
प्रैक्टिस सीट भी डाल दूंगा। और मैं बाकी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जैसे बच्चे बैंक और सीयूटी वाले बैठे हैं, सीयूटी का पूरा चैप्टर दिया है, बैंक में पूरा चैप्टर है ये, ठीक है, आईपीएम में पूरा चैप्टर है ये आपकी बुकों में। कैट के अलावा जितने एग्जाम्स हैं, ओमेट है, एनमेट है, जिसमें भी एलआर है उसमें सब में ये चैप्टर मिलेगा। कैट में तो मिक्स चैप्टर मिलना है, वो वैसा मिलना है, तो आप उसकी पूरी प्रैक्टिस करें, ठीक है। दो बन रहे, वेरी गुड। कौन कौन से? देखो अब फिर से इसको वैसी नंबरिंग से ही करते हैं। 12, 5, एम की कितनी 13। देखो नंबरिंग से करना इजी हो जाता है, बिकॉज नंबर लिखे होते हैं तो उन्हें चेक करना इजी है। 14, 15 वन पेयर, और कौन सा है? 12 से 15, सही है, दो पेयर ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। समझ में आया? क्लियर है? एक और बनाओ लिख के। टेलीफोन, हाउ मैनी अल्फाबेट पेयर आर देयर? टेलीफोन में बताओ। बनाओ बेटा। सक्षम कितने बन रहे हैं? अर्चना, टेलीफोन 3, 4, 3 बन रहे हैं। यही चेक के ऊपर है, अगर आपने गलत चेक किया तो एक कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा। यामिन कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। बेटा आपके कितने बन रहे हैं इधर? 3 बन रहे हैं। 4 किस किस के बन रहे हैं, जरा हाथ उठाना। 4 कौन कौन से बेटा बोलोगे मुझे? अल्फाबेट का नाम बोलो। ओ एन, ठीक है, एक सेकंड। ओ एन, टी और एच, ई एच, एफ, एच और ई और टी। एक मिनट, देखो एन ओ तो बन रहा है, सभी का बन रहा होगा। ई एफ जी एच भी बन रहा है, ठीक है। एच और एल कहाँ बन रहा है? एच आई जे, ये नहीं, एच एल कहाँ बन रहा है भाई? पी क्यू आर एस टी, हाँ ये बन रहा है। 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। किसी का 3 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी आप ही के साथ चेक कर रहा हूँ, 3 ही आ रहे हैं, ठीक है। देखना होता है इस क्वेश्चन में, बिकॉज अगर नहीं, जरा सा नहीं देखा और बन गया तो वो गलत हो जाएगा आपका। 3 ही बनेंगे बेटा, एन और ओ इधर से ही बनेगा ना, एक ही बन गया तो उसे दोबारा काउंट थोड़ी करना है। अब जैसे आप इधर से चल रहे हो, एन ओ एन, ओ एन थोड़ी होगा, एन ओ होता है सीक्वेंस में, ठीक है। एक और बनाना, होराइजन, एच ओ आर आई जेड ओ एन। HORIZON, बिल्कुल परफेक्ट कर लो ये चैप्टर। आज की क्लास में जितना भी ये चैप्टर हुआ है हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए अब इसमें।
2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 4 तो नहीं बनेगी यार। कौन कौन से बन रहे हैं? एक देखो एन, वो एन तो बन ही रहा है। आर और ओ, आर ये भी तो बनेगा, ठीक है। अब जरा देख लो, चेक भी कर लेते हैं। एच आर आई जे के एल एम एन, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, एन ओ, ठीक है। हाँ 4 बनेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम्स में ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं दिया जाएगा। अगर आपको चेक करना है, यू वांट टू चेक, तो ये क्वेश्चन आप लिख लो, आराम से निकालते रहना। एक है एडल्टरेशन, घर पे निकालना है इसको, और है रिप्रेजेंटेशन। adulteration and second is representation, ठीक है, ओके। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने सारे ही टाइप के क्वेश्चन देख लिए। देखो हमारा इंटेंशन पहले मेरा क्लियर है कि मुझे पहले प्रैक्टिस करानी है। मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब मैं आपको शीट शेयर करूंगा, वो शीट आपको पूरी करनी है। उसके जो सम्स नहीं आएंगे आप मेरे पास लेके आओगे। यही होता है बेस्ट तरीका टू कमांड बनाने के लिए, कि हम इतनी प्रैक्टिस करें, 20-30 क्वेश्चंस करें और फिर हम आगे बढ़ें। और जो नहीं आए वो टीचर से पूछे, तब हमारा वो चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो आज मैंने इसके सारे टाइप्स अभी आपको करा दिए हैं। अब हम थोड़ा सा, अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसके साथ का एक और चैप्टर भी उठा लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसके शीट्स मैं आपको PDF की फॉर्म में शेयर कराऊंगा मैम के थ्रू। समझ में आया अच्छे से? बढ़े आगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज से जो अब आपको कंडीशनल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको शीट में तो प्रोवाइड कर ही दूंगा। उसके साथ ही साथ और डाउट्स क्वेश्चन जो आपके आए आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करूंगा, डेट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम एक्सेप्ट कैट। कैट में कोडिंग ऐसे नहीं मिलेगी। बाकी बैंक और आपका CUET, IPM, OMAT, NMAT जिसमें भी है कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही, बाकी उसमें तो मिलते ही हैं, वो तो मेन चैप्टर है उनका, ठीक है। और अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो और आपने कोडिंग डिकोडिंग का नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। तो ये बहुत इजी चैप्टर भी होता है लेकिन बहुत टफ भी होता है, बिकॉज पैटर्न बहुत होते हैं। तो किस पैटर्न पे कैसा क्वेश्चन बन जाए वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आज का टाइम क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल हाई हो रहा है, ये आप ध्यान रखो। आप जो भी एग्जाम दोगे आप उसमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं मिलने की आपको लिख दिया कि MAPO को ये लिख दिया तो ये बताओ। अब उसमें भी पैटर्न लग दी है, चाइनीज कोडिंग है, पैटर्न बेस्ड कोडिंग आ गई, कंडीशनल कोडिंग आ गई, तो डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस उसमें जनरेट होते हैं। तो मैं सारे पैटर्न्स आपको बताऊंगा विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे कि क्वेश्चन होते क्या है उसकी। लिखना जरा फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन अल्फाबेट इंटरचेंज। नंबर लिखना चाहो तो लिख लो, वरना ऐसे ही लिखो क्वेश्चन। If in a certain code, if in a certain code MADRAS Madras
इज रिटन एज बिल्कुल आराम से समझेंगे और इजी तरीके से, DAM SAR बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से उठाएंगे। देन हाउ वुड वी राइट मुंबई इन दैट कोड लैंग्वेज, ये सभी को आसानी से दिख रहा होगा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या दिया जाता है, जैसे मद्रास दिया हुआ है उसका एक पैटर्न कोड दिया हुआ है और बहुत बेसिक कोड दिया है। ये बेसिक कोड क्या है कि M यहाँ पहुंच गया, D यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, सभी को क्लियर है। बट एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि 2 बार M हो रहा है, तो जैसे MAD हो रहा है तो इसे DAM लिखा हुआ है, ठीक है, और सेम में SAR लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो है क्रॉस कोडिंग है, ये वाला जो M है ये 3rd पोजीशन पे गया है, ये वाला जो है इधर D आ गया और A की जगह पे, ठीक है, 3 में क्रॉस करके बिट लगाया है। सेम वे में R यहाँ पहुंचा है, S यहाँ पहुंचा है और ये, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ लगाएंगे क्योंकि दोनों M सेम है, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो M यहाँ ही आएगा, M यहीं आएगा, MU M तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इधर ये हमारा I A और B, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो आपको मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, इसके लिए रिवर्स अल्फाबेट सारे याद हो जाने चाहिए, अल्फाबेट सीरीज याद हो जानी चाहिए, उनके नंबर्स याद हो जाना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे। देखो, इफ इन एन सर्टेन कोड गार्डन इज रिटन एज IBT MFW, garden is written as IBT MFW, how would we write HEROIN? How would we write heroine, HEROIN in that code name? ऑप्शन दूं? ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने ट्रिकी दे दिया एकदम। अब आपको इसमें पैटर्न लगाने हैं। पैटर्न कैसे लगेंगे? देखो, पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज याद होनी चाहिए, +1 +2 +3 +4 आना चाहिए, ठीक है। रिवर्स पता होना चाहिए, क्रॉस कोडिंग पता होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मैंने एकदम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं उठा रहा हूँ बिकॉज नॉर्मल तो आपको आते हैं, मैं उन क्वेश्चनों पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सेकंड वाला IFS JML, क्या लॉजिक है बेटा? ऑप्शन कौन सा? नन ऑफ दीज। कोई लॉजिक नहीं लग रहा क्या? ऐसा नहीं होगा, बताओ बेटा क्या लॉजिक? देखो, लॉजिक का भी समझ लो। लॉजिक एक सीक्वेंस होता है, लॉजिक एक सीक्वेंस होता है, ये ध्यान रखना। जैसे +2 चल रहा है, फिर +1 +0, फिर -1 -2, +3 +2 +1 0, ऐसा होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं कि पहले 5 बढ़ रहा था, फिर 7 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया, जैसा इसमें हुआ वैसा कर दिया, तो वो गलत है। दैट इज नॉट द पैटर्न। पैटर्न इज अ सीक्वेंस। जैसे ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है, इवन का चल रहा है, क्यूब्स का चल रहा है, स्क्वायर्स का चल रहा है, दैट इज द गेम ऑफ नंबर। यही आपको पहचानना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग इसीलिए प्रॉब्लम करता है। जब तक हम ये पैटर्न्स को नहीं खेलते ना इनसे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे इससे।
और इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। LR के लिए, रीजनिंग के लिए मैं हमेशा बोलूँगा प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी इसमें। तो जरा ट्राई करो किसी का हुआ या नहीं, या मैं बताऊँ। 2 मिनट दे रहा हूँ, चेक कर लो। ऑप्शन फर्स्ट, हाउ, बताओ कैसे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो बिल्कुल पैटर्न को इन्होंने कैच कर लिया। ये तभी होगा कैच जब आप प्रैक्टिस कर चुके होगे इतनी, क्योंकि आज बहुत लोग, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टाइम कौन पढ़ रहा है, हाथ उठा दो एक बार। एक दो, काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और काफ़ी लोग पढ़ भी चुके हैं। कोई बात नहीं, जो लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने वैसा दिया, वरना मैं +2 +3 वाले देता, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि टाइम हमारा किसी भी वे में यहाँ पे वेस्ट हो या इजी क्वेश्चनों पे हम रहें। वी वांट कि हम बिल्कुल 2 घंटे यूटिलाइज करके यहाँ से जाएं और क्वेश्चन ऐसे लेके जाएं जिससे हमें घर जाके लगे कि आज हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा। इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं बताया, मैं सीधे इसी पे आ गया। तो मैं वो भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो देखो, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप उसे समझो। अप्रोच ये होती है कि हम नॉर्मली देखते हैं +2 करके, जैसे G7 पर है, I9 पर हमने देखा इसमें +2 हुआ, सही है, हो गया भाई। A से B +1 भी हो गया, चलो ठीक है, सीक्वेंस सही चल रहा है। लेकिन क्या यहाँ 0 हुआ? यानी जो हम पैटर्न देखना चाह रहे थे वो लगा ही नहीं, फेल हो गया। कोई बात नहीं, फेल हुआ, कोई बात नहीं, फेल तो होंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। देन अब हम और कोई पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। क्या और कोई पैटर्न इसमें दिख रहा है? नंबरों से तो नहीं जा रहा है। अब हम देखते हैं G और T का हमारा कुछ हमें दिख रहा है, कुछ दिखा, क्या दिखा कि G और T हम सीरीज से पढ़ चुके हैं कि G और T होता है अपोजिट्स, गांधी जी और टैगोर होता है। तो एक अपोजिट हमें दिख गया, उसी के साथ एक अपोजिट यहाँ भी दिख गया कि इंडियन रेलवेज में I और R अपोजिट्स होते हैं, ठीक है। क्रॉस में अपोजिट दिख गया, लेकिन मिड में अपोजिट नहीं दिखा और मिड में दिखा +1। तो ये जो पैटर्न हमारा लगा सेम क्या उधर लग रहा है, D से अपोजिट W, बिल्कुल सही, M से N और E से F +, बिल्कुल सही। क्रॉस अपोजिट कोडिंग है ये, ओके। अब हमें ये मिल गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब अगर हम यहाँ लगाएं तो I यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा और E का F+ हो जाएगा। IFS तो फर्स्ट आएगा। IFS के 2 ऑप्शन है, देखो, तो मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन भी मैच करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। N का M यहाँ हो जाएगा, L यहाँ हो जाएगा, I का J, MJL यहाँ। समझ में आया? क्लियर है? तो ये पैटर्न याद भी रखने हैं आपको। देखो पैटर्न याद रखने का मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको याद हो कि सर ने ये टाइप हमें क्लास में बताया, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इफ इन एन सर्टेन कोड यूनिटी is written as FMRGB. FMRGB how would we write tranquil in that code language? ये थोड़ा इजी है। बताओ। ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ये तो बेसिक है। अब एक बार आपको अपोजिट्स याद हो गए तो आपको पता चल जाएगा दिस बेस्ड ऑन दैट। तो U का अपोजिट F, N का अपोजिट M, ओके। इंडियन रेलवेज GTBY अपोजिट्स हैं सारे। तो ये अब काफी इजी हो चुका है। तो यहाँ पे होगा ZIZMJFR। अब आपको अपोजिट्स भी याद हो गए हो गए, ठीक है। नेक्स्ट
बस 10 मिनट्स के बाद फ्री कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसी के साथ पहले मैं इसके टाइप्स देखता हूं। इफ इन एन सर्टेन कोड कैट इज रिटन एज 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, सीयूईटी वालों के लिए। आईपीएम में इसका एडवांस लेवल आएगा जो मैं इसी में बताऊंगा, और बाकी एग्जाम्स में भी एडवांस लेवल। लेकिन ये जो CHSL वगैरह में है ये बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन, नंबर कोडिंग हो जाती है। कैट इज रिटन एज 24, हाउ वुड बी राइट डॉग इन दैट कोड लैंग्वेज, बिल्कुल बेसिक दिया है अभी मैंने। 26, ये तो बिल्कुल बेसिक था, क्योंकि ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की 20, सी की 3, ओके, ऐड किया 24 आया, ओके। जी की 7, ओ की 15, डी की 4, इनको ऐड किया तो कितना आएगा ये तो बेसिक था। लेकिन आप इसे एडवांस कैसे करेंगे? 24 को इन्होंने लिख दिया 120 सपोज, क्या किया बताओ, इंटू 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, हो सकता है 24 को वो लिख दें 6, क्या मतलब है इसका, ये आप मुझे बताओ। डिजिट सम हो रहा होगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा होगा, बिकॉज अगर ये डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो लॉजिक ऐसा ही बनाएंगे जो क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। ये डिजिट सम पे जा रहा होगा तो आंसर क्या होगा? 8। हो सकता है 24 को वो लिख दे 484, क्या मतलब है इसका? एक मिनट, नहीं गड़बड़ कर दिया। 24 का कितना होता है स्क्वायर? 576, यानी 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 670, ठीक है। तो 24 के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको देखना है कि 24 को वो कैसे चेंज कर रहे हैं। नंबर्स के साथ प्लेइंग है ये, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नॉर्मली मिल जाए, क्वेश्चन मिलता है नंबरों के साथ प्ले में। क्योंकि अभी मैंने एक एग्जाम देखा था तो उसमें कैट का जो स्कोर नंबर दिया था वो 3 से डिवाइड किया था। जैसे कोई वैल्यू आ गई थी 24, इसे 3 से डिवाइड किया है, बिकॉज नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? 3। और ऐसे ही उन्होंने दे दिया पिंक, ठीक है। पिंक में क्या किया? सम किया और डिवाइड कितने से किया? 4 से। तो ये और लॉजिक है। तो नंबर ऑफ लॉजिक इसमें बढ़ते जाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं, चलो। अब मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए काफी हो चुका है आज की क्लास में, तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और फिर फ्री करते हैं क्लास को। लिखो, इफ इन एन सर्टेन कोड ओरल इज रिटन एज 3196, ओरल को लिखा है 3196, how would we write written in that code language? How would we write written in that code language? Which one? How? Yes. बताओ पीछे अपर्णा। रिवर्स ऑफ देखो, ट्राई करो पहले बाकी लोग। सेकंड ऑप्शन कैसे? देखो इजी हो गया अब ये। सबसे पहले जब भी नंबर पे आए क्वेश्चन ना, तो आप पहले तो नंबर उनके
प्लेस वैल्यूज को नोटेड डाउन कर लो। डेट इज यहाँ 15, ये हमारा 18, A1 L12, ठीक है। आफ्टर डेट आपको देखना है कि ये 3196 बनेगा कैसे, यही तो आपको करना है। तो देखो 15 से 3 बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं, क्या यहाँ पे 18 पे अप्लाई हो रहा है? वो नहीं हो रहा है, तो यानी ऐसे तो नहीं हो रहा है अप्लाई, और भी पैटर्न देके नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं, एक चीज़ हमें दिख रही है, अगर हम नंबरों के साथ प्रैक्टिस में हैं तो 2 और 1 मिलके 3 बन रहा है। ये तभी आता है जब आप थोड़ी सी इसके साथ प्रैक्टिस करोगे। 2 और 1 3 हुआ, 1 1 या 8 1 9 हुआ, और 5 1 6 हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब इसमें क्या हुआ, ये अपोजिट हो गए, 3196 ही तो लिखा है, यानी पहले तो डिजिट्स का सम किया और उसको अपोजिट फॉर्म में लिख। समझ में आया? अब इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो W की प्लेस वैल्यू 23, R की 18, I की 9, T की 20 एंड देन 20, 5 और ये सही है। अब मैं डिजिट सम करता हूँ इसकी, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, ये 5 हुआ। सही है। तो अगर मैं ऐसे चलूँ ये होगा 5 5 2 2 9 9 5, ऑप्शन नंबर, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम क्लास में? सब क्लियर है? शीट आपको अल्फाबेटिकल सीरीज की पहले मिलेगी, उसके बाद अभी कोडिंग चल रहा है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी ऐसी चलेगी उसमें मैं इसी को कंटिन्यू पहले करूंगा, प्लस आपके डाउट्स जरूर देखूंगा। डाउट्स इन द सेंस कि आज मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज के जितने क्वेश्चन कराए हैं उससे रिलेट कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए, आप प्लीज़ लेके आइए, वेलकम है आपके क्वेश्चंस। हाँ वो मैं डलवा दूँ, ठीक है, मैम से बोल के शीट कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।